So, hey everyone, myself Nikhil and welcome back to my YouTube channel. I hope पिछले दो lectures आपको काफी पसंद आए हों exploration के. Today we are starting a new chapter called Cell. Okay, so cell, the building block of life, or you could say the fundamental unit of life. Yeah, it is a very interesting chapter. Okay, we will start this chapter by the very base. Okay, and we will go to up to the end by this session. But I'm not कंप्लीटिंग दिस चैप्टर इन ओनली वन लेक्चर. ओके, ये बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भरा हुआ चैप्टर है, पहले चैप्टर से कनेक्टेड है और बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को करने में सीरियसली. तो हम इसको ब्रिक बाय ब्रिक 3 सेशंस में डिवाइड करेंगे. ओके, सो फॉर टुडे आई विल जस्ट डू 3 पेजेस मैक्सिमम. ओके, बट ये 3 पेजेस में भी आप लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि हम हर एक एनसीईआरटी की डिटेल से इसको पढ़ेंगे. ठीक है, ये लेक्चर हमें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन करना चाहिए. आई थिंक मेरे को पहले वाले एक्सप्लोरेशन में लगा कि मेरे को पीडीएफ प्रोवाइड करनी चाहिए, सो आई डिड. बट इस वाले चैप्टर में आई थिंक दिस इज व्हाट आई बिलीव कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एनसीईआरटी की कोई भी लाइन हम मिस नहीं कर सकते. ठीक है, सो हम लाइन बाय लाइन चलेंगे जितना मैंने सोचा है. ठीक है, सो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ओके, सो चैप्टर का नाम है हमारा द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ मींस सेल. ठीक है, मेरे पास खुद के नोट्स अवेलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए तो कोई बोल सकता है. सो देखिए, पहली लाइन, जस्ट फर्स्ट लाइन, क्या लिखा है? इट इज वियर्डली एक्सेप्टेड amongst the scientist community that life originated in water, full stop. देखो, पहले के साइंटिस्टों को ये लगता था, या जो रिसर्च हमने करी है, जो एविडेंसेस हमें मिले हैं बहुत साल पहले, बहुत बिलियन साल पहले की, आई एम सेइंग बिलियन, ठीक है, बहुत साल पहले के जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, उन सबको कैलकुलेट करके, उन सबको स्टडी करके, उन सब पे रिसर्च करके हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं. इस उस एविडेंस से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो हमारी पहले की लाइफ थी वो ओरिजिनेट ही वाटर से हुई थी. माने जो हमें लाइफ मिली पहली वो वाटर में मिली. अब ये हम कैसे बोल सकते हैं, ये चीज कैसे पॉसिबल है? सी द नेक्स्ट लाइन. Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental conditions rather than in the ocean. कुछ लोगों का बिलीव है कि लाइफ किसी पूल में ना होके, मतलब लाइफ किसी ओशन में ना होके एक पूल में है. अब ऐसा क्यों कह रहे हैं साइंटिस्ट लोग कि लाइफ एक पूल में तो नहीं एग्जिस्ट, उसमें ओशन में तो एग्जिस्ट नहीं करती बट एक पूल में करती है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे एक दो साइंटिफिक रीजन है. फर्स्ट, हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई भी एक बड़ा ओशन या पॉन्ड है, ठीक है, कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस आएंगी, वो पानी का टेम्परेचर, पीएच, सारी चीजें अफेक्ट होगी और उस अफेक्शन की वजह से एक न्यू लाइफ क्रिएट होगी. ठीक है, एक न्यू बैलेंस नेचर में क्रिएट होगा. और सेकंड चीज हम ये बोल सकते हैं, अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम आज भी एक पूल ले, उसमें मतलब थोड़ा सा वाटर ले एक पूल में, और उसमें हम अलग अलग केमिकल्स डालें, आज की टेक्नोलॉजी है ऐसी, हम अलग अलग केमिकल डालें, अलग अलग अगार डालें. अगार आप आगे जाके पढ़ोगे क्या होता है. अगार का मतलब होता है किसी भी चीज को सॉलिड कर देना. ठीक है, एक ऐसा केमिकल एजेंट होता है. आपने कभी कोई ठोस चीज खाई होगी खाने वाली, है ना, तो वो अगार से बनती है. अगार अगार पाउडर बोलते हैं उसको. तो अगार डाले तो वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप ग्रो हो सकते हैं. तो इससे हमें ये पता लग सकता है कि पानी में लाइफ है या नहीं है. ठीक है, तो एक एनसीईआरटी लाइन के बहुत सारे सिंबॉलिक, बहुत सारे अलग अलग मेटाफोर में भी मीनिंग हो सकता है. ओके, सो देखिए, हम स्टार्ट थर्ड लाइन से करना है हमें. ठीक है, थर्ड लाइन हमें बोलती है, हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जांपल ऑफ सच एनवायरनमेंट. In India, the hot spring of Puga Valley in Ladakh maintain very high temperature nearly at the boiling point of water even in a cold climate. देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरी बातों पे ध्यान देने का ट्राई करो. ये बोलना ये चाह रहा है कि इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल इंडिया में ही कुछ हॉट स्प्रिंग्स है. हॉट स्प्रिंग्स देखा है कभी? डोरेमोन जो कार्टून आता था उस पे मोस्टली उनके फ्रेंड्स एक हॉट स्प्रिंग में थे, सर पे टावल होता था, नीचे से पानी इवेपोरेट हो रहा है तो अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है ना, बट बाहर एकदम से जब हॉट स्प्रिंग से आप निकलते तो बहुत ज्यादा सर्दी है. ये कैसे पॉसिबल है कि अंदर जहां मैं बैठा हूँ वहां तो बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरे को आराम से गर्मी लग रही है, और जैसे ही मैं निकलता हूँ बहुत ज्यादा सर्दी है. ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक ही टाइम पे ये चीज कैसे पॉसिबल हो पा रही है कि अंदर गर्मी और बाहर सर्दी? ठीक है, तो
हॉट स्प्रिंग का मतलब हम धीरे धीरे मैं आपको बताता चलूंगा। तो ये पहले आपको ये जानना है कि ये फाइंड कहाँ पे हुआ है। हॉट स्प्रिंग आर एग्जांपल ऑफ सच एनवायरनमेंट इन इंडिया। ठीक है, पहला इंडिया में है, नाम क्या है, स्प्रिंग्स ऑफ प्यूगा वैली। ठीक है, स्प्रिंग्स ऑफ प्यूगा वैली दो। ठीक है, दो चीजों में मिल गई। कहाँ पे सिचुएटेड है, लद्दाख में। तीन चीजें, प्यूगा वैली है, इंडिया में है और लद्दाख में है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। अंदर पानी का इतना हाई टेम्परेचर है कि वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेल्सियस समझते हो? 100 डिग्री सेल्सियस वो होता है जिसपे हम पानी गर्म करते हैं नॉर्मल गैस पे। जब हम गैस पे खाना बनाते हैं, जितनी आग हमने तेज कर रखी होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री पे सारे जर्म्स भी मर जाते हैं। ओके, सारे जर्म्स भी किल हो जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसमें बोला है कि ये चीज ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगर तुम इसमें भी नहीं बोलो तो खुद से सोच के देखो कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है, अंदर इतना गर्म है और बाहर इतना ठंडा है। ये चीज कैसे पॉसिबल है, अगली लाइन मैं बताऊंगा। ठीक है, आई एम नॉट स्किपिंग इट, बट एनसीईआरटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बताएंगे। Even in a cold environment, ठीक है, these environmental conditions seems to be similar to those on the early earth about 3.5 billion years ago। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ अंदर गर्म है बाहर ठंडा है, ये इस बात का सबूत है कि अर्थ पे लगभग लगभग 3 बिलियन साल पहले, हमारा जब कोई नामो निशान भी नहीं था, 3 बिलियन साल पहले अर्थ पे ऐसी कंडीशन हुआ करती थी। तो आज भी अर्थ पे ऐसी कैसे है कि अंदर गर्म बाहर ठंडा, ये कंडीशन आज भी कैसे पाई जा रही है, वो इतने बिलियन साल का प्रूफ आज भी क्यों मिल रहा है, क्या रीजन है इसका? तो इसका रीजन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इफ मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, एक चीज याद रखना, अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बस याद रखना और कुछ नहीं। ये एक बहुत ही गर्म तवा है। गुड, ये बहुत ज्यादा गर्म तवा है। मैं इस पे ऐसे करके गर्म तवे पे पानी डालता हूँ, एकदम से क्या होता है, यहाँ से भाप 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 भाप। अब इसको इमेजिन करो, ये गरम तवा, इस पे कोई रोटी बना रहा था, मैंने ऊपर से पानी डाल दिया। पानी डालता हूँ तो एकदम से भाप ऊपर आती है, ये क्यों हो रहा है? अच्छा, भाप ऊपर क्यों आ रही है? वी कैन से दैट दिस इज इवेपोरेशन, राइट? कि किसी भी चीज पे अगर हम गरम चीज पे गरम बेस पे अगर हम पानी डालते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स उसकी एयर में उड़ जाती है, इवेपोरेट हो जाती है, राइट? हॉट स्प्रिंग में भी, हॉट स्प्रिंग में भी कहीं ना कहीं जो वो गर्म पानी है उधर से भाप निकल रही है। तो वो भाप आ कहाँ से रही है? अगर हॉट स्प्रिंग में भाप निकल रही है तो वो हो कैसे रहा है पॉसिबल? बाहर से तो कोई बारिश नहीं दिख रही मुझे, तो वो नेचुरली हर टाइम अपने आप भाप क्यों निकलती रहती है? क्यूरियोसिटी। ठीक है, क्यूरियोसिटी जगाओ, पहले चैप्टर से कनेक्ट करो, इसका आंसर मैं दूंगा, मैं स्किप नहीं कर रहा, बट इस पैराग्राफ के बाद दूंगा। ठीक है, सो यही कंडीशंस अर्थ पे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो होती थी। ठीक है, हमें उस टाइम के कैसे पता लगा 3.5 बिलियन ईयर अगो का, हमें आज के टाइम से क्या एविडेंसेस मिले जो हमें पता लगा कि 3.5 बिलियन साल पुरानी बात है। देखो बेटा, कभी भी जब ऐसी चीजें हों कि आज के कुछ एविडेंस से हमें इतने करोड़ लाख साल पहले की चीजें सीखने को या जानने को मिल रही है, उसका सीधा सा एक फंडामेंटल लॉजिक होता है, इस आज के टाइम का कोई ऐसा पत्थर पे मिनरल लगा होगा जिसका ट्रेस मिलना बहुत ही मुश्किल है, जो कि सारी कंडीशन ये दर्शाता है कि एक बहुत करोड़ साल पुराना मिनरल है, पहला। दूसरा, हमें कुछ ऐसा मिला होगा कि ऐसे पत्थर होंगे जो आज के जमाने में पाए ही नहीं जाते, ये तो अर्थ जब बनी बनी होगी तब पाए जाते थे, दूसरा। तीसरा, अर्थ के मतलब जो पत्थर है, पत्थर पे एक मिनरल नहीं, मल्टीपल मिनरल्स की लेयर होगी। तो वो जो लेयरिंग इतनी कंजेस्टेड तरीके से लेयर हो रखी है, उससे हमें ये पता लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये 2 दिन पहले तो रखा नहीं गया होगा, ये कुछ लाख साल से पहले रखा गया है, इस वजह से इसका स्ट्रक्चर इतना सिंपल होने की जगह ऐसा हो रखा है। ठीक। देखो फिर क्या लिखा है, the organism living in these hot springs are mostly heat loving bacteria called thermophiles which are unicellular। देखो, इस हीट में सीधी सी बात है, अगर इतना हॉट स्प्रिंग है, इतना सब कुछ है, तो भैया इस हीट में कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते होंगे।
भाई इतने करोड़ साल पुरानी अगर कोई चीज है उसमें बैक्टीरिया ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि बैक्टीरिया को तो कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए होती है, कुछ पीएच चाहिए होता है, कुछ नमी चाहिए होती है, कुछ फूड चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, राइट। तो ऐसी कंडीशंस तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो ही जाएंगी जब करोड़ों साल से कोई चीज उधर ही पड़ी है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये चीज करोड़ों साल से है? अब आता है हॉट स्प्रिंग का आंसर, हॉट स्प्रिंग का क्या सीन है, ठीक है। अब आप अपनी पेटी बांध सकते हैं। देखो, मैंने आपको बोला था ये एक गरम बेस, ठीक है, मैं दिख रहा हूँ। हाँ, ये एक गरम बेस है, जलता हुआ तवा है आग पे, ठीक। मैं इसके ऊपर डालता हूँ पानी। मैंने ऐसे पानी डाला, एकदम से क्या हुआ, ऐसे भाप भाप निकल रही है, भाप भाप निकल रही है, बार 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 बार। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम किसी भी गर्म चीज पे कुछ भी पानी छिड़कते हैं, छींटा मारते हैं, डोसे डोसा बनाते हुए देखा कभी किसी को, वो डायरेक्ट बैटर नहीं डालता, पहले वो पानी छिड़कता है, उससे एवेपोरेट होता है, वो तवा साफ करता है ना। तो सेम अगर मैं इस पे डालूंगा तो इस पे भाप निकलेगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। क्या आपको ये समझ में आ गया कि अगर हम किसी गर्म चीज पे पानी डालते हैं तो एवेपोरेशन होता है? अब दिमाग लगाओ जरा कि हॉट स्प्रिंग है, ठीक है, हॉट स्प्रिंग के, हॉट स्प्रिंग तो इधर है ना, बट जो सबसे नीचे गहराई है, सबसे नीचे वाली गहराई, उधर कुछ चीज हो रही है जिससे ऊपर भाप बन रही है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि सबसे नीचे कुछ हो रहा है जिससे ऊपर भाप बन रही है। तो ये सीन क्या है भैया? अर्थ के नीचे, सबसे नीचे कभी सुना है कि कितनी ज्यादा हीट प्रेजेंट होती है? कितनी ज्यादा मतलब इतना गर्म होता है अर्थ का क्रस्ट नीचे वाला, कि कभी कभी जब बारिश आती है, अच्छा अर्थ का जो क्रस्ट होता है सबसे नीचे जो मैं बोल रहा हूँ, उधर ऐसे पत्थर प्रेजेंट होते हैं जो हद से ज्यादा हीटेड होते हैं, ठीक है, जिनको हम तुम्हारे मैग्मा रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी नोट्स बना रखे हैं मैंने, ओके। तो मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ इस वजह से। तो अर्थ के अंदर मॉल्टन रॉक्स होते हैं, बहुत बहुत गर्म फ्लॉक्स रॉक्स, तो उनको हम मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। उनका टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा होता है। 700, समझ रहे हो? अगर मैं किसी इंसान को पॉइंट सेकंड के लिए भी खड़ा करूँ ना, पूरा हड्डी दिख जाएगी उसके चेहरे की जल के, या हड्डी भी चूर चूर हो जाएगी, इतना गर्म होता है 700 डिग्री सेल्सियस। तो इतना पानी, मतलब इतना अंदर जाके अर्थ गर्म है। और जब बारिश पड़ी कुछ होल्स के थ्रू, कुछ फिल्ट्रेशन के थ्रू, बारिश ने अंदर पानी पहुंचाया 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 पहुंचाया, तो वो पानी सारा का सारा उन पत्थरों पे पड़ा। अब मैंने क्या बताया था, क्या बोला था, जब ऐसे पड़ेगा तो ऊपर इवेपोरेट होगा। तो जब इवेपोरेशन हुई तो वो जो भाप है वो कहीं तो निकलेगी ना, तो वो ऊपर निकल रही है, वो हीट निकल रही है, ठीक है। और वो हीट को ही हम आज हॉट स्प्रिंग बोल रहे हैं, आज उसी में नहा रहे हैं लोग क्योंकि मजा आता है। और वो इतनी ही, इतना 100 डिग्री, इतना बॉइलिंग वाटर कैसे? क्योंकि भाई जब यहाँ 700 डिग्री सेल्सियस है और उसकी हीट निकल रही है, तो क्या वो 100 डिग्री भी नहीं हो पाएगी क्या? यू कैन यूज योर ब्रेन। तो इस वजह से ही एक ऐसा अनयूजुअल एनवायरनमेंट दिखा साइंटिस्टों को, अंदर गर्म बाहर ठंडी, ये पॉसिबल कैसे है? तो इसके पीछे का साइंस ये था, इसके पीछे का फिजियोलॉजी ये था कि मैग्मा रॉक्स होते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से ही बहुत ज्यादा हीट होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी भी होता है, ज्वालामुखी फटना वाली चीज, ठीक है। वोल्केनिक एक्टिविटी भी होता है, केमिकल रिएक्शंस भी होती है, ओके। सो आज के हॉट स्प्रिंग को स्टडी करने के लिए हमें वो वाली कंडीशन समझना जरूरी थी, तो हमने दोनों चीजों को कनेक्ट करके कंडीशन समझी, ठीक है। अब थर्मोफाइल्स के बारे में आपको बताना है। हाँ, एक छोटी सी चीज मैं रिपीट कर देता हूँ कि वो बारिश का पानी अंदर जमीन के अंदर रॉक्स में जम जाता है, ठीक है। और वो जब गर्म है तो इवेपोरेट होगा, वहां से जियोथर्मल हीट निकलेगी। जियोथर्मल हीट क्या, जो अर्थ की क्रस्ट के अंदर से हीट निकल रही है उसको जियोथर्मल हीट बोल दिया, ठीक है। थर्मोफाइल्स का मतलब समझो, ब्रेक बाय ब्रेक, ठीक है। थर्मो, थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है, थर्मो माने हीट। और फाइल्स मतलब लविंग, तो थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल्स का मतलब हीट लविंग, जिसको गर्मी से प्यार हो उसको बोलते हैं थर्मोफाइल, ठीक है बेटा। देखो मैंने इधर भी नोट्स में मेंशन कर रखा है, और सेम चीज एनसीईआरटी में भी है, तो दो दो तीन तीन सोर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यू कैन ट्रस्ट मी, ओके। थर्मोफाइल्स माने हीट लविंग, ठीक है। ये बैक्टीरिया 70 डिग्री सेल्सियस या फिर 80 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा ऊपर के टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं, ओके।
नॉर्मल ह्यूमन हमारा, अभी देखा था दिल्ली में जब इतनी अभी रिसेंटली गर्मी हो रही थी, तो 40, आई गेस इस साल 42 टेम्परेचर गया है हाईएस्ट, या 45 आई गेस, 42 या 40 गया है शायद से, है ना। तो उसमें भी इतने पसीने, एसी भी फेल, एसी भी खराब हो जाते हैं। और ये थर्मोफाइल बैक्टीरिया बेचारा चिल है, 70 से 80 डिग्री में जी रहा है, देख रहे हो उसको। तो ये एक थर्मोफाइल बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि का मतलब होता है वन, और सेलुलर तो हमारा ऑर्गेनिज्म है। तो जो सिर्फ एक सेल से बने हो, ठीक है, जो सिर्फ एक सेल से बने हो उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर, जैसे बैक्टीरिया। ओके, नाउ द सेकंड पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, साइंटिस्ट फ्रॉम द बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलाइको साइंसेस लखनऊ, ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है, पेलाइको साइंसेस लखनऊ एक इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है। यहाँ के साइंटिस्टों ने हॉट स्प्रिंग्स पे स्टडी करी और उन्होंने ऐसा पाया कि हॉट स्प्रिंग, जब जब हॉट स्प्रिंग कहीं पे भी है तो वहां रैपिडली ना, कोनों कोनों पे, इधर उधर दीवारों पे कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जम रही है। डू यू नो व्हाट इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3? फॉर्मूला जान लो, अभी के लिए बता दूंगा क्या काम है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का काम क्या होता है ये अभी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले मेरी बात समझो, साइंटिस्टों ने ये स्टडी करने के दौरान जाना कि कैल्शियम कार्बोनेट एक मिनरल है। पहली बात, कैल्शियम कार्बोनेट एक मिनरल है, जो कि एग शेल हो गया, या सी शेल हो गया, ठीक है, या लाइमस्टोन जो चोक होती है वहां पे हो गया, इसमें लिखा है ऐसा। देखो, स्टडी हॉट स्प्रिंग एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म रैपिडली अराउंड देम, ठीक है, मतलब आसपास या शेल्स के आसपास कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। These deposits may have protected early organic molecule from harmful radiation in extreme condition, and they may also help in the formation of the first protective membrane, the barrier that defines a cell। मेरी बात सुनो, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब समझा देता हूँ। किसी को लाइन बाय समझना हो तो लाइन बाय लाइन भी समझा देता हूँ मैं, ठीक है। हॉट स्प्रिंग के पानी में, जैसे यहाँ पे भी लिखा है मैंने, हॉट स्प्रिंग के पानी में कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जम रही है। इतने साल पुराना हॉट स्प्रिंग है तो उधर कैल्शियम कार्बोनेट जम रहा है, यानी कि ये मिनरल है। जो सबसे पुरानी चीज पाई जाती है वो मिनरल के थ्रू ही पाई जाती है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हॉट स्प्रिंग पुराना है, क्यों? क्योंकि वहां मिनरल पाया गया, और मिनरल सबसे पुरानी चीजों के साथ ही जुड़ा होता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, हॉट स्प्रिंग के पानी में बहुत सारे कैल्शियम, बहुत सारे डिसॉल्व्ड मिनरल होते हैं, ठीक है, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ही नहीं, और बहुत सारे डिसॉल्व्ड मिनरल भी होते हैं, ठीक है। पर जैसे जैसे पानी बाहर आता है उधर वैसे वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर थिक होने लगती है, ठीक है। अब भाई, इसमें ना साइंटिस्ट ने एक लाइन लिखी थी, अगर अच्छा ठीक है, वो अगले पैराग्राफ में है शायद से, हाँ। तो कहना ये चाह रहा है ये चैप्टर कि कैल्शियम कार्बोनेट ने ना, जितने भी उधर पुराने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, जो छोटी छोटी चीज थी, उनको कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप ऐसे ही नहीं जम गया। नेचर ने, सोचो कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये चीज को डिजाइन करा है कि कैल्शियम कार्बोनेट तू हॉट स्प्रिंग में जाके जम। क्यों जम? ताकि जो पुराने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनको सनलाइट हीट से बचा सके तू, रेडिएशन से बचा सके तू, केमिकल प्रॉपर्टी कोई चेंज हो रही है उससे बचा सके तू। कैल्शियम कार्बोनेट एक बैरियर की तरह काम कर रहा है हमारा, हमें बचा रहा है, ठीक है। हमारे पुराने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रख रहा है ताकि वो टूटे ना, और साइंटिस्ट उस पे फर्दर स्टडी कर सके। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना इंपॉर्टेंट मिनरल है कि इसने हमारे ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व रखा ताकि वो सेफ रहे, ठीक है। देन ये क्या कह रहा है कि ये ऐसा कहना चाह रहा है इस लाइन में, जो ये लास्ट सेकंड लाइन है, कि एंड दे मे ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से इनका मतलब है जो सेल है, सेल, पहली बार जो सेल की लेयर बनी, पहली बार जो सेल की सेल वॉल बनी, लेयर बनी, मे बी उसको भी बचाने में कैल्शियम कार्बोनेट का हाथ है। बट साइंटिस्टों ने एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करा है यहाँ पे। क्या यूज करा है साइंटिस्टों ने? स्ट्रॉन्ग वर्ड मे लिखा होगा कहीं, इफ यू कैन फाइंड, या दिस इज मे, ठीक है, ये देखो, मे, दे मे हैव ऑल्सो हेल्प इन द, मे मतलब पूरा एविडेंस बेस्ड नहीं है। जहां पे मे आ गया उसका मतलब होता है बेटा शायद, माने इट इज नॉट 100% प्रूवन, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, मतलब एक
काल्पनिक वाली चीज है बट कुछ एविडेंस के बेसिस पे, क्योंकि एक्सप्लोरेशन में चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था साइंस की एजम्पशन भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और हिडन पैटर्न्स पे बेस्ड होती है। तो ये में लिखा है, इसका मतलब 100% भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसका, ठीक है। थर्ड क्या है? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ देखो, थर्ड हमारी लाइन बोल रही है, पहले मैं थोड़ा सा सेकंड का ही समझा देता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रही है, ठीक है। पहली सेल मेम्ब्रेन बनने में भी इसने हेल्प करा, बट उसमें में लिखा है, तो हम उसको 100% उस पर कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो थर्ड लाइन से बात आती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। क्या बोला मैंने? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ये एक फेमस साइंटिस्ट की स्टडी भी थी बेटा। एक मैंने जैसे पहले लेक्चर में बताया था, अगर किसी ने देखा हो, तो एक फेमस साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माने जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग वाली चीजों से बने हैं या सेल्स से बने हैं, ठीक है। यहाँ कोई कंफ्यूज नहीं होगा। आपकी साइंस की बुक में लिखा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। उस साइंटिस्ट ने कहा था कि सारी चीजें, मतलब एक लिविंग चीज दूसरे लिविंग चीज से ही बन सकती है। और आपको शायद शौक होगा ये जान के, ये थ्योरी गलत थी। जरूरी नहीं है एक लिविंग चीज से ही एक लिविंग चीज बने, नॉन लिविंग चीज से भी लिविंग चीज बनती है। भैया कैसे कैसी बातें कर रहे हो पागलों वाली, नॉन लिविंग से लिविंग कैसे बन जा रही है? अगर आप एक मैंगो लो या एक प्रोटीन लो, मैंगो छोड़ो, सबसे बढ़िया एक प्रोटीन लो कोई भी कंपनी का, उसको पानी में डालो, उसको 10 दिन छोड़ दो, कहीं भी पानी में डाल के घोल के 10 दिन छोड़ दो, उसमें कीड़े तैरेंगे, कीड़े ना तैरे तो मेरा नाम बदल देना। ऐसा क्यों हुआ, कीड़े क्यों तैरे? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नो? सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, कि ऐसा क्यों है। आई नो क्यूरियोसिटी बन रही होगी, आंसर जानना चाहते होगे, किसी को जानना है पॉज करो, चैट जीपीटी कर लो। इट्स वेरी सिंपल, बट अगर खुद से सोच के आंसर दोगे तो वो चीज थोड़ा मेरे को ज्यादा अच्छी लगेगी, और आपके फ्यूचर के लिए भी वो अच्छा है, ठीक है। चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, नॉट डिनाइंग द टेक्नोलॉजी, बट खुद से एक बार दिमाग लगाना, ठीक है। तो यहाँ बोला है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, जो कि एक ट्रू बात है बहुत ज्यादा। आप पेड़ देख लो, इंसान देख लो, पत्ती देख लो, फूल देख लो, कुछ भी देख लो, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट, डॉग, ह्यूमन, बैक्टीरिया, हर चीज बेटा सेल से बनी है। किसी बट फर्क ये है, किसी में सिर्फ एक सेल होता है, किसमें मल्टीपल सेल्स होते हैं, किसमें बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं अंगूठा काट के यहाँ पे रख दूं ना, ये मान लो ये मेरा हाथ है, ये मैंने अंगूठा काट दिया यहाँ रख दिया, इसी में लाखों सेल्स मिल जाएंगे आपको। यानी कि हम ह्यूमंस में बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों में सेल्स होती हैं। और मैंने पिछले चैप्टर में ये बताया भी था, अगर किसी को याद आ रहा है तो पॉज करके बोलो क्या बताया था मैंने, ह्यूमन बॉडी में कितनी सेल्स होती है? 5 सेकेंड यू हैव। सो द आंसर इज 37 ट्रिलियन सेल्स होती है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट, cell is the basic structural and functional unit of life. The cell represents the basic level at which life exists. यही लिखा है ना एनसीईआरटी की बुक में भी। The cell represents the basic level at which life exists. देखो, इसका क्या मतलब, कहने का एक बहुत ज्यादा मतलब सिंपल है। पहले पहली लाइन, सारी चीजें सेल से बनी है, समझ में आ गया। पेड़, कुत्ता, जानवर, बिल्ली, इंसान, हर चीज सेल से बना है। दूसरा, सेल रिप्रेजेंट करती है एक बेसिक लेवल को जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। सेल रिप्रेजेंट कर रही है एक बेसिक लाइफ को। क्या इसमें सेल है? क्या इसमें सेल है? सोच के बताओ, क्या ऐसी बुक में, क्या ऐसी नोटबुक में कोई सेल प्रेजेंट हो सकती है? क्या ऐसे पेन में कोई सेल प्रेजेंट हो सकती है? सेल रिप्रेजेंट कर रही है बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। यहाँ पे तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही बेटा, है ना। भले ही कोई चीज सेल से बनी हो, पर जो नॉन लिविंग है दैट इज नॉन लिविंग। वहां पे सेल एक बेसिक लाइफ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, है ना। सेल से, और सेकंड लाइन का जो कहने का मतलब है कि द सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है सेल से कोई छोटा स्ट्रक्चर, सेल से कोई छोटा स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंटली लिव नहीं कर सकता। क्या बोल रहे हो भैया, क्या बोल गए, कुछ समझ नहीं आया। Let's just take an example. Where is my marker? Yeah, this is my marker. ये है सेल, मे भी तुम्हें दिखे भी ना, अब दिख रहे? दिस इज सेल। क्या
इससे भी कोई छोटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली? इंडिपेंडेंटली अपने आप से, अपने बलबूते पे इससे कोई छोटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता बेटा, बिकॉज देयर इज अ रीजन कि जो सेल होती है उसके अंदर मल्टीपल मल्टीपल ऐसे ऐसे प्रोडक्शन होते हैं, मल्टीपल ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ पे जो पूरे ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी ये चला रहा है, प्रोटीन भी इससे मिल रहा है, सांस भी इससे ही ले पा रहा हूं मैं, सेल एक दूसरे की इंफॉर्मेशन भी इससे ही चेंज कर पा रहे हैं। तो जब ये फटता है तो पूरा फटता है, इंजरी हो जाती है, पैर सूज जाता है, इतनी सारी मल्टीपल चीजें सेल से कनेक्टेड है हमारी, बहुत सारी। तो क्या इससे भी छोटी, तुम्हें लगता है इससे छोटा तो एटम, मॉलिक्यूल ये सब आ जाते हैं? क्या ये लिविंग चीजों में आते हैं? नहीं आते। मॉलिक्यूल लिविंग चीजों में नहीं आता, एटम लिविंग चीजों में नहीं आता, माने अलाइव नहीं है। और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है कि द सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। तो सेल बेसिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, बट एटम और मॉलिक्यूल हमारे अलाइव नहीं है, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली लिव नहीं कर सकते। ठीक है। सम, अगले लाइन, सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और यीस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। जैसे बैक्टीरिया है, जैसे यीस्ट है, ये सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं, इसलिए इनको यूनिसेल्युलर बोला जाता है। यूनि माने वन, सेल्युलर माने सेल। ठीक है। मीन्स एक ही सेल है ये, उसमें ही ये खाना खाते हैं, उसमें ही ये सांस लेते हैं, उसमें ही ये रिप्रोडक्शन करते हैं, उसी में ये चल के दिखाते हैं। एक सेल में ही इतने सारे मल्टीपल फंक्शंस हो रहे हैं। इससे हमें एक बात क्लियर होती है कि जो हमारी लाइफ है, जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, वो मे बी किसी और की दी हुई नहीं है, ये सेल से हमारा स्टार्ट हुआ है। सेल से मियोसिस माइटोसिस स्टार्ट हुआ। मियोसिस माइटोसिस अभी आगे वाला टॉपिक है, कंफ्यूजन मत हो, बट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक सेल, अगर एक जिस बैक्टीरिया में सिर्फ एक सेल हो और वो अपने आप जब रिप्रोडक्टिव हो पा रहा है, अपने आप रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उसने एक से दो बना लिए, दो ने तीन बना लिए। तो डू यू रियली थिंक कि दिस इज अ मिस्ट्री कि किसने हमें लाइफ दी है? अर्थ पे कुछ ऑलरेडी ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशन है, पीएच ऐसा है, टेम्परेचर ऐसा है, मिट्टी नमी वाली है, खाना मिल जाता है बैक्टीरिया को। तो मुझे लगता है कि धीरे 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 वही बढ़ के इतू छोटा सा कोई बना, फिर इतना बना, फिर इतना बना, फिर इतना बना, फिर हम आए। डोंट यू थिंक इट शुडंट बी अ मिस्ट्री? आई मीन इट इज अ मिस्ट्री, बट इट शुडंट बी अ क्वेश्चन ऑफ कि लाइफ किसने दी। सेल से अगर एक सिंगल सेलुलर, जिसको हम यूनिसेल्युलर सेल बोल रहे हैं, अगर एक यूनिसेल्युलर चीज खुद ही रिप्रोडक्टिव हो पा रही है, खुद ही सांस ले पा रही है, खुद ही खाना खा पा रही है, तो तुम्हें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लाइफ केम फ्रॉम अ सेल? एंड सेल इज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑन द लाइफ, ओल्डेस्ट एविडेंस लाइफ पे ये बेस है कि हम, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं या हमारी जो चीजें हैं, वो सेल से सेल डिवीजन के थ्रू होते 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 जनरेशनल टू जनरेशनल पास हुई, तब जाके कभी एक, कितने करोड़ों साल बाद एक इंसान बना होगा। ठीक है। ओके। बाकी हु नोज द मिस्ट्री। साइंस सिर्फ साइंस तक सीमित है, साइंस के बियॉन्ड रिलीजन आता है। ठीक है। जहां हमारी सोचने की क्षमता खत्म है, वहां से दैट थिंग स्टार्ट्स। फिलोसफी, नॉट रिलीजन बट फिलोसफी, या। चलो भटकते नहीं है टॉपिक से। क्या लिखा है नेक्स्ट कि while others like plant, fish, birds और human are made up of millions of cell। जैसे प्लांट हो गया, जैसे फिश हो गई, जैसे बर्ड हो गया, जैसे ह्यूमंस हो गए, हम लोग, हमारे मिलियंस ऑफ सेल से बने हम, इसलिए हमको मल्टी सेल्यूलर बोला जाता है। ठीक है। मल्टी सेल्यूलर माने जो इतनी सारी सेल से बना हो, और यहाँ पे कोई भी सेल रद्दी भर वाली नहीं है, कोई भी सेल ऐसी नहीं कि भाई चल तेरा तो कुछ काम ही नहीं, तो सोने के लिए है। हर सेल कुछ ना कुछ एक परफॉर्म करके, कुछ ना कुछ एक परफॉर्म करके एक लाइफ क्रिएट कर रही है। मैं तुम्हें इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ, आई गेस। रुको, आई विल गिव अ वेरी गुड एग्जांपल। ये एक सेल है, ठीक है, ये दिख रहा है, एक मिनट, हाँ दिख रहा है, ये एक सेल है, ठीक है। यहाँ से लाइफ डिवाइड हुई दो चीजों में, यहाँ से लाइफ डिवाइड हुई तीन चीजों में, यहाँ से रैपिड डिवीजन होता रहा और बहुत सारी सेल फॉर्म होती रही। बट हैव यू एवर थिंक कि
जो एक सेल है, जैसे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में लास्ट में देखो क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, है ना। मान लो अलग अलग सेल होती है ना, तो कभी कभी क्या होता है, अलग अलग परफॉर्म करे, अगर ये सारी सेल अलग परफॉर्म करे तो एक ह्यूमन सिस्टम तो बन ही नहीं पाएगा। कैसे बनेगा भाई? अगर एक ही प्रकार की सेल एक ही काम ना करे तो क्या हमारी बॉडी बन पाएगी ढंग से? ये सेल कह रही है मैं पेट को संभाल लूंगी, ये सेल कह रही है नहीं मैं तो मुंह को संभाल लूंगी, ये सेल कह रही है नहीं मैं तो टांगों को संभालूंगी। और ये एक ही जगह इंटैक्ट है, शरीर में एक ही जगह है, ये अलग अलग जगह नहीं है। अलग अलग जगह है तो सबका रोल समझ में आता है, सब अलग अलग है, अपना अपना काम करो सब कुछ, राइट। बट अगर एक ही जगह है और ये लड़ रहे हैं मैं ये करूंगी मैं ये करूंगी, तो क्या हमारा ह्यूमन बॉडी कभी भी फॉर्म हो पाता? नहीं। तो सेल्स को एक हमारी बॉडी ने नेचुरली ऐसे सिस्टमेटिक तौर से अरेंज करा है, ऐसे ब्यूटीफुल मैनर में अरेंज करा है सेल को, हमारे मतलब बॉडी ने हमारी सेल को, कि हर एक सेल अपना अपना काम करती है, और हर एक सेल जहाँ पे अगर एक साथ है तो वो एक साथ सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करती है, ठीक है। इस वजह से ही लिखा है कि मिलियंस ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम टिश्यूज। टिश्यूज समझते हो? टिश्यूज समझते हो, समझाना पड़ेगा। एक कोई भी सेल है नॉर्मल, जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ऐसे सेल जो एक ही तरीके के फंक्शन परफॉर्म करे, जब वो सारे सेल मिलके ग्रुप बना लेते हैं, तो बेटा उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को टिश्यू, ठीक है। बात क्लियर है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को हम टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। अगला लाइन क्या है? लेट मी सी। और हाँ, एक एग्जांपल और दे देता हूँ, मैं शायद भूल गया था। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है, एक ही जगह का काम कर रहे हैं, तो हमारे हार्ट में, कैन यू सी मी? यप, हमारे हार्ट में इधर, या एक साइड ज्यादा बाइज्ड होता है हार्ट, मतलब एक साइड को टिल्ट होता है, दोनों साइड नहीं होता। धड़कने आपको दोनों साइड इसलिए सुनी होती है क्योंकि हमारा हार्ट बीच की तरफ से ऐसा होता है। हम ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं कॉलेज में, सो आई कुड टेल यू, ठीक है। सो एक साइड होता है हार्ट। सो आपका हार्ट में तीन लेयर होती है, ठीक है। मैं बता देता हूँ कौन कौन सी: एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। एंडोकार्डियम सबसे बीच वाली थिक लेयर होती है हार्ट की। वो थिक लेयर इसलिए क्योंकि सारे ग्रुप ऑफ सेल वहां पे सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एंडोकार्डियम माने होता है तुम्हारी इनर की, ठीक। इनर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोकार्डियम, और एपिकार्डियम बाहर वाली लेयर को, ठीक। तो इस चीज से कहने का मतलब था, जहां पे ग्रुप ऑफ सेल्स सेम होते हैं वहां पे सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म होता है, ठीक है। सेल है, सेल से ग्रुप ऑफ सेल से, एक सेल से अगर सारे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एक सेम मैनर में परफॉर्म करेंगे तो टिश्यूज बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अगर बहुत सारे टिश्यू एक जगह परफॉर्म करेंगे तो ऑर्गन बनेगा अलग अलग। अब टिश्यू हो गए बहुत सारे तो एक ऑर्गन फॉर्म कर देंगे, वो मेरा हैंड हो सकता है, मेरा हार्ट हो सकता है, मेरा ब्रेन हो सकता है ना। और अलग अलग ऑर्गन्स, या अलग अलग ऑर्गन्स क्या, जब एक पूरा ऑर्गन हमारा बन जाएगा तो वो हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को संभालेगा। तो एक ऑर्गन हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को भी संभाल सकता है और पूरे सिस्टम से ह्यूमन बन गया। तो सेल से ही लाइफ आई है, ये समझ चुके हो। दिस इज नॉट अ creation of God. Humans are not the creation of God. Maybe the world could be the creation of God, but not human, right? Such work together to perform organ systems such as nasal, pores, nasal cavity, trachea, जितना भी मैंने बोला, नासल, नासल पोर्स, नासल कैविटी पूरी मेरी, ठीक है, या मेरा ट्रैकिया जो इधर प्रेजेंट है मेरे थ्रोट के साइड में, ठीक है। ये सार, या फिर मेरे लंग्स, ये सारी चीजें रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम माने एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम ह्यूमन बॉडी की रेस्पिरेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। कोई सांस कैसे ले रहा है, अगर मैंने ऐसे करा तो ये हवा कहाँ गई, मुंह से क्यों छूट रही है, ऐसे करा धीरे धीरे मेरे इसोफेगस के थ्रू, पाइप के थ्रू मेरे यहाँ पे लंग्स होते हैं बेटा। नीचे लंग्स में ब्रोंक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे एयर शैक होते हैं जहाँ पे हवा आती है। और हवा आने के बाद क्या रोल है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, क्या रोल है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, या ब्लड का रोल है भी या नहीं है, है ना। हवा आने के बाद छोटे छोटे शैक में मेरे को रिलीफ मिलता है, ठीक है, मेरी मसल्स रिलैक्स होती हैं और मैं दोबारा उस हवा को मुंह से छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ये है। फिर क्या लिखा है? एक मिनट।
हाँ, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा कैसे फॉर्म हो रहा है? हमारे मसल टिश्यूज, ठीक है, हमारे आ, क्या बोल सकते हैं, हार्ट के मसल्स, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, उससे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। हमारा ब्लड टिश्यू, हमारा ब्लड टिश्यू से हमारा ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है। हमारा नर्वस टिश्यू, हमारा ब्रेन काम कर रहा है उससे। हमारा कनेक्टिव टिश्यू का अगर किसी को मतलब नहीं पता, तो मेरी जो बोन्स हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू से ही जॉइंटेड है, ठीक है। उनको सपोर्ट मिल रहा है टिश्यूज से, इंटैक्ट है मेरी बोन्स, तभी मैं अपना हाथ ऐसे कर पा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज, क्या है वैसे नेक्स्ट, एक मिनट मेरे को पढ़ने दो। इवन व्हेन सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज, जब सेल ग्रुप ऑफ, मतलब सेल एक नॉर्मल है और वो ग्रुप ऑफ सेल बन जाए तो टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू बन जाए तो ऑर्गन, ऑर्गन बन जाए तो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा तो ह्यूमन बन जाएगा। तो सेल ने एक फंडामेंटल यूनिट लाइफ क्रिएट कर दी? नहीं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये इससे हमारा लिविंग चीज बन रही है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कहाँ है, हाँ, इफ सेल ही ना हो अगर हमारी बॉडी में, तो क्या सिस्टम काम करेगा? अभी मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था, अगर सेल नहीं है, सेल ना होने के कारण जितने भी सेल ऑर्गेनीज हैं अंदर 17-18 होते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे तो हेयर आर दी नोट्स, इफ यू वांट आई कैन शेयर इट विद यू, जस्ट डू लेट मी नो दैट एनीबडी नीड्स दिस नोट। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखा है, ये राइबोसोम के बारे में लिखा है, ऐसे ही मैंने 18 सेल ऑर्गेनीज को डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से एक्सप्लेन करा है। बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर साइंस 9th क्लास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ये मेरे कॉलेज का पार्ट है। मेरे को भी कॉलेज में सेल्स पढ़ना पड़ता है, तो सोचो कितना क्रूशियल टॉपिक है ये, ठीक है, कितना मैंडेटरी टॉपिक है जो आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। इवन व्हेन सेल आर ऑर्गेनाइज, हमने पढ़ लिया था। तो अगर सेल ही नहीं होगा तो मैम अंदर का पूरा स्ट्रक्चर कैसे आपस में ठोस रहेगा, इंटैक्ट रहेगा? सेल की वॉल ही नहीं है तो उनको जोड़ के कौन रख रहा है? और सेल की वॉल, अगर सेल की वॉल फट गई तो सारा फ्लूइड बाहर आ जाता है, जिससे कि हमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, ये भी याद रखना। सेल का कभी भी अंदर का स्ट्रक्चर है, ये मैं अपने कॉलेज का बता रहा हूँ, होपफुली कि आपके काम आ जाए। सेल का स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर को किसी ने पंचर कर दिया, राइट। वो पंचर करने के बाद बेटा इन्फ्लामेशन आ जाती है, क्योंकि जितना भी बॉडी का फ्लूइड है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। इमेजिन ये एक वाटर ऑफ, मतलब वाटर भी क्या है, इसमें तो वाटर ही नहीं है, एक ग्लास है, नॉर्मल ग्लास है, ठीक है। अगर इसमें पानी भरा होता और ये प्लास्टिक का होता और मैंने एक छेद मारा भट्ट से, तो सारा पानी बह गया, सारा पानी बह गया। अब जहां पे भी सारा पानी बह गया था, मान लो वो मेरे बॉडी का ही कोई हिस्सा था, ठीक है, मेरी ही बॉडी का कोई हिस्सा था। अब जब वो सारा फ्लूइड एक जगह इकट्ठा हो गया, वो थोड़ा ऊपर से फूला फूला लगेगा ना, ऐसे मैं कर दूं ये तो फूला फूला लग रहा है ना, भले अभी ये फूला नहीं है, बट इमेजिन कि ये वाटर भर गया, वही वाला फ्लूइड जो हमने लीक करा था, तो ये फूला फूला लग रहा है। जब ये ऐसा फूला फूला लगता है, इसी को बोलते हैं सूजन आना। मम्मा मेरे चोट लग गई, मेरे को सूजन आ गई, इसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है। जब कोई भी बॉडी का फ्लूइड लीक हो जाता है और एक जगह एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन होना, सूजन आना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है? दिस मेक्स अस वंडर हाउ सच टाइनी सेल्स परफॉर्म सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज. What are the different component of a cell? How do cell in our body communicate with each other? Do they live forever? देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। हमारे को ये क्यूरियोसिटी होती है चैप्टर पढ़ के कि छोटी छोटी सेल्स अपना काम कैसे कर पा रही है, क्योंकि छोटी छोटी सेल्स में छोटे छोटे टाइनी पोर्स भी होते हैं। अगर उनको लगता है एक जगह हार्मफुल कंडीशंस है, वो दूसरे सेल में कनेक्ट हो सकती हैं उन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू, जिनको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। मेंशनड इन नहीं है एनसीईआरटी में, आई एम जस्ट टेलिंग बाय माई सेल्फ कि उनको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। एक से कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा है? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक पोर्स से दूसरे पोर्स में जा रहा है। पहला क्यूरियोसिटी का आंसर खत्म। दूसरा
व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ सेल? बेटा सेल के लगभग 17 से 18 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। किसी कंपोनेंट का काम है सेल को एनर्जी देना, किसी कंपोनेंट का काम है एक प्रोटीन को दूसरी जगह प्रोटीन ले जाना, किसी कंपोनेंट का काम है सब चीजों को जोड़ के रखना। हर सेल ऑर्गन, उनको सेल ऑर्गेनिज बोलते हैं, ठीक है। तो हर सेल ऑर्गेनिज के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं उनको सेल ऑर्गेनिज बोल रहे हैं। तो हर सेल ऑर्गेनिज का अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है। How do cell in our body communicate with each other? Plasmodesmata. Do cells live forever? No, cells don't live forever. Maybe सेल का स्ट्रक्चर प्रिजर्व रह सकता है बहुत टाइम तक, बट सेल जिंदा नहीं रहती। अगर मेरे को लेट्स से मेरे को किसी ने मार दिया, है ना, मेरे को किसी ने चाकू मार दिया, घप, मैं मर गया, खत्म। अब तो मेरी बॉडी के जितने भी सेल्स थे, मेरा पूरा शरीर नीला पीला पड़ जाएगा, क्योंकि भैया जब मेरे को एनर्जी ही सेल्स से मिलती थी, है ना। और जब मेरे को किसी ने मार दिया, मेरी डेथ होगी, सारी नर्व्स बंद होगी, गले की नर्व्स बंद होगी, मेरा शरीर ऐसे टंग गया। तो वो क्यों टंग गया? क्योंकि मेरी बॉडी की सेल्स जो एनर्जी भेज रही थी एक दूसरे को, वो एनर्जी वाले पार्ट कट हो गया, ठीक है। कट होने की वजह से अब मेरी बॉडी में कुछ फंक्शन नहीं हो रहा, ना मेरा नर्वस सिस्टम काम करेगा, ना मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा, ना मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा। मेरी ह्यूमन एनाटॉमी एकदम हड्डी की तरह जैसे लैब में दिखाते हैं ना, वैसे लटक जाएगी। क्यों? क्योंकि सेल्स ही चली गई, तो अब क्या रहा, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि तुमने देखा है कभी कोई मूवीज में बर्फ में कोई इंसान जमा है ना। कैप्टन अमेरिका जैसा बर्फ में कोई इंसान जमा है, कोई भी एनिमल प्रिजर्व मिलता है बर्फ में, वो सेल, उसका डीएनए मिलता है। सेल्स तो कब की मर चुकी होती हैं, उसकी उसकी सेल्स कब की मर चुकी होती है, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। डीएनए से कभी कभी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, थोड़ी बहुत, वो भी क्योंकि डीएनए भी 1 साल या 2 साल या कुछ लाखों साल तक में भी रह सके लाइफ स्पैन, अगर बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बोलूं, बट 50-50 करोड़ साल का नहीं होता डीएनए। सर्च कर लेना अगर मेरी बात किसी को बिलीव नहीं हो रहा तो। सो ये बोला है कि in this chapter we will explore the answers to these questions as the enter the fascinating world of cell। माने धीरे धीरे हम इस चैप्टर को थोड़ा सा खोजेंगे, ठीक। हमने ऊपर वाला पैराग्राफ कर दिया सेकंड उसका। नाउ हाउ टू स्टडी सेल्स, ठीक है। हाउ टू स्टडी सेल्स 2.1, हाँ 2.1 वाली ये चीज है, हाउ टू स्टडी सेल्स, ओके। सो हाँ, एम आई ऑडिबल एंड आई एम विजिबल? यप, आई एम विजिबल एंड ऑडिबल एज वेल। देखो, हाउ टू स्टडी सेल्स का मतलब है व्हाट डू वी सेल, व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू सी क्लोज ऑब्जेक्ट। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया कौन सा वाला पैराग्राफ है। सारी चीज छोड़ दो, ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, कैन यू सी? मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, कैन यू सी? यप, यू कैन सी, आई जस्ट हैड टू डू दिस। ये दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। मैं इनको आपके बिल्कुल पास ले आऊं तो कभी कभी ये एक ऑब्जेक्ट दिखने लग जाएंगे, बट मैं धीरे धीरे दूर लाऊं तो आपको दिखेगा यार ये तो दो ही ऑब्जेक्ट है। कभी कभी मैं पास लाऊं तो लगेगा एक ही ऑब्जेक्ट है। यही हमारे आईज के साथ होता है, ह्यूमन आईज के साथ। करो, ट्राई करो, कोई भी अपने आसपास की दो चीजें उठा लो, अपने को ऐसे देखो, 25 सेंटीमीटर दूर रखो, क्योंकि ह्यूमन आई का एक पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, जहां से हम कंफर्टेबली चीजों को रीड कर पाते हैं या देख पाते हैं, ब्लर नहीं होती इमेज। अगर मैं इसको बहुत दूर ले जाऊंगा बिल्कुल उस गेट तक, तो मेरे को ये शायद ब्लर दिख जाए। बट अगर मैं इसको ऐसे ला रहा हूँ, ये मेरे को दो दिख रहे हैं, बट अगर मैं इसको ऐसे 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 पास लाऊं एक टाइम पे आने के बाद, तो मेरी आई का एक्सटेंड उतना नहीं है। मेरे को अब इमेज ब्लर भी दिखेगी, प्लस मेरे को दो ऑब्जेक्ट अब एक ऑब्जेक्ट लगने लगेगा। ऐसे ही एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है कि आप एक अपनी कॉपी पे दो पॉइंट बनाओ, ठीक है। और आप जब क्लोजली दो पॉइंट्स को देखोगे, धीरे 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 आपको वो एक पॉइंट लगने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी आंखों का रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। ये इसको, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। देखो जैसे एनसीईआरटी में भी लिखा है कि दो टाइनी डॉट्स लो, उनको मूव करो, आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और अगर हम 0.1 मिलीमीटर पे भी थोड़ा सा, इतना सा भी दूर दिखेंगे ना, इतना सा भी हल्का सा, तो हमें एक सिंगल पॉइंट दिखाई देगा वो। इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। आंखों का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है, ठीक है।
25 सेंटीमीटर दूर रखने पे और 0.1 मिलीमीटर अगर ऐसे रखे तो हमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक दिखता है, ठीक है। A cell is usually too small to be seen by unaided eye, माने एक सेल बहुत ज्यादा छोटा होता है, हम उसको आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए ही हम माइक्रोस्कोप से उसको देखते हैं। मैं दिख पा रहा हूँ क्या? मेरे को बार बार लगता है कि मैं, इस वजह से हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप से जब हम उस सेल्स को देखते हैं तो भैया, जब आंखों से इतना जूम दिख जा रहा था ऑब्जेक्ट को पास लाने पे, तो माइक्रोस्कोप में क्या जादू है कि माइक्रोस्कोप में सेपरेट दिख रहे हैं। यही माइक्रोस्कोप्स की स्टडी होती है बेटा। माइक्रोस्कोप एक इतना ब्यूटीफुल डिवाइस है जिसके थ्रू आप सारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो, जूम भी कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो, है ना। बोथ यू कैन डू, जूम इन भी कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो। उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। किसी भी चीज को जूम इन या जूम आउट करना उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। और एक माइक्रोस्कोप में 200x से लेके 300x माने 200x से लेके 300x तक का मैग्निफिकेशन होता है, जिससे कि मैं अभी ये देख सकता हूँ कि मेरे फोन की स्क्रीन पे कितने बैक्टीरिया है। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, अभी तो मेरा फोन 12:30 बज रहा है ये बता रहा है, पर मैं माइक्रोस्कोप के अंडर अगर इसको रखूँ टेबल पे तो मैं देख सकता हूँ कि मैं अपनी नेकेड आई से नहीं देख पा रहा अभी। कुड यू सी? कैन यू सी इट? नो, ऑफ कोर्स यू वोंट बी एबल टू सी इट, बिकॉज ये सिर्फ एक नेकेड आई से दिखता है। बट हमें कैसे दिखेगा? माइक्रोस्कोप की मदद से। माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन होता है जिसकी मदद से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आंखों के लिए कॉन्सेप्ट है, बट माइक्रोस्कोप में हमारा बेटा कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जो साइड साइड से बहुत ज्यादा थिक होता है, मोटा होता है, और बीच में पतला सा शीशा होता है, जैसे आंखों का चश्मा। यहाँ से थोड़ा सा थिक है फ्रेम, बट बीच में से बिल्कुल थोड़ा सा पतला है, जिसकी वजह से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ढंग से देख पा रहा हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट मेरी आंखों के सामने ढंग से फॉर्म हो पा रहा है, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन ही है। दो चीज होती है हमारी, मैं बता देता हूँ, एक मिनट। रेजोल्यूशन हमने पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, ओके। हम इस पे है, देखो, दो अलग अलग चीजों को डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी आंखों की, उसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। दो पास वाली चीजों को अलग अलग पहचानने की एबिलिटी को बोलते हैं रेजोल्यूशन, ये हमने पढ़ लिया। ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन होता है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो 0.2 मिलीमीटर तक देख सकता है। ह्यूमन आई सिर्फ देख सकता, सॉरी, ह्यूमन आई दे सकती है 0.1 मिलीमीटर, ठीक। और जो लाइट माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप क्या है भैया? ये बेटा माइक्रोस्कोप भी 6-7 तरीके के होते हैं। आपके एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक में 9th क्लास की मेंशन नहीं है, पर 6 से 7 तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं जो हमें कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। किसी माइक्रोस्कोप का काम ये होता है कि अगर कोई नेकेड आई से बैक्टीरिया नहीं दिख रहा है इवन मैग्निफिकेशन के बाद भी, तो एक माइक्रोस्कोप होता है शायद से डार्क कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसका काम होता है कि वो माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म के पीछे एक ब्लैक या व्हाइट कलर का अपने आप ही पीछे बैकग्राउंड बना देता है, जिससे कि जो बैक्टीरिया छुप रहे थे ना अंधेरे में, हमें वो भी दिख जाए। और लाइट माइक्रोस्कोप का स्पेशली जितना मेरे को नॉलेज है, लाइट माइक्रोस्कोप से तुम नैनोमीटर्स माने बहुत छोटी चीजों को भी देख सकते हो, तुम वायरस को भी देख सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, प्रोटीन को, वायरस को, इन चीजों को भी देख सकते हो तुम लाइट माइक्रोस्कोप से, ठीक है। इस वजह से लाइट माइक्रोस्कोप का माइक्रोमीटर होता है, बिल्कुल छोटा सा। माइक्रोमीटर माने 0.2 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 200 नैनोमीटर, मतलब बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो। हमारी आंखों के मुकाबले 500 गुना ज्यादा मैग्निफिकेशन होती है, 500 गुना। 10 गुना भी हो ना, चांदी चांदी हो जाए किसी की, माइक्रोस्कोप में 500 गुना होती है, इसलिए हम बैक्टीरिया को देख पाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को हम 1 से लेके 5 माइक्रोमीटर के दायरे में देख सकते हैं। अगर 1 से लेके 5 माइक्रोमीटर हो उसका रेजोल्यूशन, तो हम देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्वेक्स होता है ये मैं बता चुका हूँ, बीच में मोटा लेंस थोड़ा सा। अच्छा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में तो डिफरेंस पता है ना? कॉनकेव जब ऐसा हो, कॉनकेव जब आउट, कॉन्वेक्स जब आउटसाइड हो थोड़ा सा, तो कॉन्वेक्स में, अगर मैंने पीछे शायद थोड़ा सा मैं भी गलत बोला आई थिंक, कि बाहर बाहर से थोड़ा सा पतला या मोटा ऐसा कुछ बोला है मैंने, बट जो मैंने नोट्स में भी लिख रखा है और जो रियल चीज होती है, बीच में थोड़ा सा मोटा होता है, किनारे किनारों पे से थोड़ा सा पतला होता है। एक मिनट,
मैं अगर इसको निकाल पाऊँ अभी, ये निकल तो नहीं रही है यार, लेंस वाले भैया ने बहुत ज़्यादा टाइट बनाई है, बट अगर निकाल पाता तो मैं तुम लोगों को दिखाता मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा निकल गई। ये देखो, दिख रही है, किनारों किनारों पे से पतला, एक मिनट, किनारों किनारों पे से पतला और बीच में से मोटा, किनारों किनारों पे से पतला और बीच में से मोटा, हर किसी को दिख पा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू ही हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। सो इससे रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज किया जा सकता है। अगर मैं ऐसे करूँ ना, देखो, मैं आपको क्लियर दिख रहा हूँ, मैं आपको क्लियर दिख पा रहा हूँ लेंस के थ्रू भी। एक मतलब इमेज एक बीच में मेरी कन्वर्ज हो गई है। वो इस वजह से बेटा, जब साइड साइड के किनारे थोड़े से पतले हो और बीच में मोटा हो तो इमेज एक साइड ही परफेक्ट बनती है, ठीक है। तो जहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात होती है वहां पे कॉन्वेक्स लेंस यूज होती है, ठीक है, बीच में मोटा और किनारों किनारों पे पतला, ठीक है। इससे फोकस अच्छा आता है लेंस का। ओके, अगला देखो, मेरे को दिख नहीं रहा है, एक मिनट जस्ट, आई हैव टू पुट माई लेंसेज। मैं देख नहीं पा रहा तो पढ़ा क्या पाऊंगा। फिट तो हुआ नहीं, खैर ये, बट ठीक है, आई विल मैनेज फॉर नाउ। एक माइक्रोस्कोप में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं, सिर्फ एक प्रकार का लेंस नहीं होता, कॉम्बिनेशन मल्टीपल कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ एक लेंस से 500 गुना ह्यूमन आई से ज्यादा मैग्निफिकेशन आ जाएगा? नहीं, बहुत सारे मल्टीपल मैग्निफिकेशंस होते हैं लेंसेज के, तभी जाके वो इतना ज्यादा जूम कर पाते हैं हम, ठीक है। एक होता है बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, एक मिनट मेरे को ये खोलने दो। हाँ, ये रहा, मेरे को दिख नहीं रहा है बट ठीक है। ये जो माइक्रोस्कोप देख रहे हो, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप। ये वायरस को भी दिखा देता है। ऊपर वाला, आंख से मैं जब ऐसे करके देखूंगा, ये मान लो मेरा माइक्रोस्कोप है, जब मैं इससे आंख से ऐसे करके देख रहा हूँ ना, बिल्कुल आंख, तो ये जो ऊपर जहाँ आई पीस लिखा है, वहां पे मैं अपनी आंख ऐसे टिकाता हूँ, बिल्कुल यूं, ठीक है। फिर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, इससे ही मैं मैग्निफिकेशन को एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फाइन एडजस्टमेंट नॉब वो नीचे वाला है, मैं दोनों टाइप से एडजस्टमेंट कर सकता हूँ माइक्रोस्कोप के, अपनी आंखें डाल सकता हूँ ऊपर। नीचे वाला बेस है, एक सिस्टम है जो सपोर्ट कर रहा है, मतलब जहाँ पे रखा हुआ है माइक्रोस्कोप। राइट में बॉडी ट्यूब है, बॉडी ट्यूब एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद कर रही है। फिर आता है बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज और मिरर, तीन चीज होती है एक माइक्रोस्कोप में, तीन चीजें होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज और मिरर, तीन चीजें, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज एंड मिरर, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो सबसे ज्यादा पास रखा है, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा? क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ से आंखें डालोगे ऊपर से, बट जाओ मतलब देखोगे तो नीचे ही ना। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो सबसे पास होता है तुम्हारे, और आई पीस जो ऊपर है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस जहाँ से आंखें डाल रहे हो और जहाँ से देख पा रहे हो, दोनों ही मैग्निफिकेशन में हमारी हेल्प कर रहे हैं। दोनों ही हमें मैग्नीफाई करने में चीजों को मदद कर रहे हैं, ठीक है। इतना तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए। माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर भी दिखा दिया मैंने। तो जो मैग्निफिकेशन में अगर दोनों मदद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ लाला? इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल मैग्निफिकेशन का अगर हम एक फॉर्मूला बनाना चाहें, टोटल मैग्निफिकेशन का अगर हम एक फॉर्मूला बनाना चाहें, तो हम ऑब्जेक्टिव लेंस को, जो नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस लगी थी, और आई पीस जिसको हम ऐसे देख रहे थे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। होमवर्क, अगर मैं 40 ऑब्जेक्टिव लेंस है और 40 ही वैल्यू आई पीस की है, तो आंसर कितना आएगा टोटल मैग्निफिकेशन? 4 4 जा 16, 1600 शुड बी द आंसर, है ना। तो ऐसे ही देखो ये रहा कि 40 यहाँ है, 10 यहाँ है, तो हमारा 4000 आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब 400 आंसर आ जाएगा, 4000 वॉट एवर द कैलकुलेशन इज, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस को और हमारे आई पीस को मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाता है टोटल मैग्निफिकेशन, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, एक्चुअली उनका नाम था रॉबर्ट हुक। अगर आपने पिछले वाली क्लास में, आई होप यार तुमने सुना होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता तुमने सुना ही ना हो। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने सबसे पहले वो सबसे पहले इंसान बने सेल, सेल को ऑब्जर्व करने वाले। सेल को कब ऑब्जर्व करा गया बेटा? 1665 लिखा है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में।
लिखा है क्या इधर कहीं? आई एम वेरी श्योर कि मैंने एनसीईआरटी की लाइन ही उठाई है। अ, नीचे है आई गेस कहीं पे, बट ये लिखा है, ये रॉबर्ट हुक वाली चीज लिखी है। ठीक है, ठीक है, विल कम बैक टू दिस। ये रहा लास्ट पैराग्राफ, देखो, रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल इन 1665 यूजिंग अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। उन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था बेटा, जिसको वो सेल्फ डिजाइन करके उन्होंने उसकी मैग्निफिकेशन को 200 से 300 रखा। 200 से 300 एक्स मैग्निफिकेशन रखने से हुआ क्या कि वो बहुत ज्यादा जूम करके चीजों को देख पा रहे थे। ठीक है, इवन उन्होंने एक चीज को थिन स्लाइस करा, ठीक है, बहुत छोटा सा काटा और उसको एक जो माइक्रोस्कोप है उधर रख दिया। ठीक है, माइक्रोस्कोप पे रख दिया तो वो जूम करके देख पा रहे थे उसमें कितना सेल था। ठीक है, बट जो वो कोई भी चीज थी, वो कोई भी चीज एक रैंडम नहीं थी। एक्चुअली ये क्या चीज है कि उन्होंने एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप तो बनाया, पर उससे पहले लिविंग सेल का एक डेड कॉर्क देखा उन्होंने। डेड कॉर्क क्या होता है बेटा? कॉर्क, CORK, कॉर्क माने एक ओक ट्री होता है। ठीक है, एक पेड़ है, मान लो एक पेड़ है ओक ट्री, तो उसकी एक टहनी होती है। ठीक है, एक टहनी उसकी बहुत भारी होती है। ठीक है, जिससे कि स्टॉपर्स, बोटल्स वगैरह वो सब बनाई जाती है। ठीक है, ये मतलब इसके यूजेस तो ऑफ कोर्स बाद में आए, बट कहने का मतलब है उन्होंने जो पहली चीज देखी वो एक डेड कॉर्क देखा। ठीक है, एक टहनी का मोटा पार्ट को स्लाइस करके माइक्रोस्कोप में रख दिया और उसमें सेल्स को नोटिस करा। ठीक, अब could you see this table which is present on the right hand side of your NCERT textbook, ninth class? ये टेबल 1 किलोमीटर, 100 मीटर, 10 मीटर, 1 मीटर, ये सब लिखा है। कुड यू सी इट? यप, देखो, अलग अलग स्ट्रिप्स के कलर दिख रहे हैं। इतना डिटेल नहीं बताता बेटा कोई। नीला कलर दिख रहा है, ठीक है, ये हल्का सा तुम्हें ऑरेंज टाइप कलर दिख रहा है, ये ग्रीन कलर दिख रहा है। इन सब कलर्स का अलग अलग मतलब है। क्या मतलब है? ये कुछ कुछ ऑब्जेक्ट रखे हैं इन्होंने, जैसे पेड़ है, रॉकेट है, इंसान है, मीट है, बैक्टीरिया है, और उनका साइज बताया कितना होता है। और ये पूछा कि किनको हम देख सकते हैं आंखों से, किनको नहीं देख सकते। पहला क्वेश्चन, पेड़ को आंखों से देख सकते हैं? जी हाँ, नेकेड आई से देख सकते हैं। 10 मीटर का होता होगा पेड़ लगभग लगभग। ठीक है, रॉकेट को देख सकते हैं आंखों से? भैया इतना बड़ा रॉकेट होता है, 100 मीटर का होता होगा और नीचे से ऊपर तक तो देख सकते हैं। चिकन को देख सकते हैं, जो भागता है चिकन देख सकते हैं। एग को देख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर लगभग एग होता है। ठीक है, ह्यूमन लगभग 1 से 2 मीटर होता है। फिश को देख सकते हैं? देख सकते हैं जी। अमीबा को देख सकते हैं? अमीबा एक जो रैंडम स्ट्रक्चर होता है जो थर्ड प्लेस पे लगा रखा है। 500 माइक्रोमीटर इसका साइज है, बट कभी कभी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। प्लांट सेल को क्या हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं? नहीं, नहीं जी नहीं, प्लांट सेल के लिए तो हमें माइक्रोस्कोप लगेगा। एनिमल सेल को नहीं, उसके लिए भी लाइट माइक्रोस्कोप लगेगा। इनके वैल्यूज याद कर लेना, लिखो कॉपी में, लिखो, कॉपी लाओ, कॉपी लाओ, कॉपी लाओ। प्लांट सेल का साइज 100 माइक्रोमीटर, है ना। एनिमल सेल का है 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस होता है 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, बैक्टीरिया 1 माइक्रोमीटर, तभी मैंने बताया था बैक्टीरिया को देखने के लिए 1 से 5 माइक्रोमीटर का वो लगेगा साइज, तो देख सकते हैं हम उसको, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का 1 से 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, फिर भैया मैंने बताया था माइक्रोस्कोप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, एक था लाइट माइक्रोस्कोप, एक था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो छोटी छोटी सेल्स को लाइट माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, एक लाइट और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम छोटे छोटे वायरस को भी देख सकते हैं। स्पेसिफिकली जब मैं पहले बता रहा था कि लाइट का ये काम है, लाइट का वो काम है, तो लाइट का छोटे यूनिट्स देख सकते हैं, बट जो बिल्कुल ही छोटे हैं लाइक वायरस, प्रोटीन, राइबोसोम, बैक्टीरिया या प्रोटीन, इन सब को हम देख सकते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मदद से। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मदद से हम इन छोटे छोटे बैक्टीरिया को देख सकते हैं। ठीक है, सो या यहाँ तक तो पहला वाला टेबल कवर, पहला पेज कवर, दूसरा पेज कवर। नाउ तीसरे पेज पे हम आ जाएंगे, है ना। यप, ये तीसरा पेज है। यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो कि हमें एक वैसे ही नॉर्मल तरीके से मैं करा दूंगा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ठीक है,
माइक्रोस्कोप के मैंने पार्ट समझा दिए थे। कितना कितना 100x कर सकते हैं हम, 300 से 400, 500, 200 100x अवेलेबल होता था। ठीक है, कौन रॉबर्ट हुक वाले साइंटिस्ट ने सेल देखा था, खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, बता चुका हूँ। बेटर मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या बताया था हमने, आई पीस और हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। फिर क्या बोला था मैंने, फिर एक्टिविटी पे आ जाओ, और कुछ नहीं है। एक बेटर इमेज फॉर्म होती है, बीच में पतले लेंस हो, बीच में मोटा, मतलब बीच में मोटा लेंस हो, साइड साइड में पतले हो। एक्टिविटी ये कह रही है, माइक्रोस्कोप जितना तुम आंखों से वो आंख जहां घुसाते हो ना, जितने भी एरिया में आंख का दिख रहा है, ये वो एरिया जहां से आंख हम घुसा रहे हैं। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू बोल दिया इससे, जहां से हमें सब दिखेगा। हमें पता लग गया सर्कल का डायमीटर 5 मिलीमीटर है। कितना है, बिल्कुल चुन्नक सा 5 मिलीमीटर है। तो भैया, तो हमारा कितना डायमीटर निकला इस सर्कल का, 5 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को अगर माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना हो, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। तो सिंपल सा 5 मिलीमीटर में कितने होंगे, 5000 माइक्रोमीटर है। 5000 माइक्रोमीटर, खत्म बात। नाउ हमें एक ऑनियन पील की स्लाइड लेनी है, मतलब प्याज का छिलक लेना है बेसिकली। प्याज के छिलक को मैं, ये देख रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस का एरो बन रहा है, उससे ऊपर वाली जो जगह है, वहीं पे हम ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं। ठीक है, तो प्याज की छिलक डाल के हम उसे वहां पे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। हमने जब माइक्रोस्कोप में देखा, एक लाइन में लगभग लगभग 25 सेल्स, 25 सेल्स आ गई हैं, 25 सेल्स। ठीक है, हमारी वैल्यू क्या निकली थी, कितने मिलीमीटर निकला था, उसका डायमीटर 5000, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था, तो वो 5000 माइक्रोमीटर निकला था। और ये क्या गई, 25 सेल आ गई है। तो जब मैं 5000 से 25 को डिवाइड करूंगा, तो मेरे को सीधा सीधा 200 माइक्रोमीटर मिल जाएगा, है ना। 200 माइक्रोमीटर मिल गया, इसका मतलब एक अनियन सेल में 200 माइक्रोमीटर है। ठीक, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यही एक्सपेरिमेंट बोल रहा है, देखो 5 से 1000 की मल्टीप्लाई करी, 500 माइक्रोमीटर। थर्ड पॉइंट पढ़ो, थर्ड पॉइंट की लास्ट लाइन। फिर लास्ट सिक्स्थ में बोला एस्टिमेट कर दिया उसका रियल साइज, और यहाँ पे भी असली वैल्यू नहीं है, एस्टिमेट है। पहले चैप्टर में बताया था, याद करो। तो जब किसी भी सेल का साइज निकालना हो, फॉर्मूला ये है, जितनी टोटल जगह है, इसमें टोटल जगह कितनी थी, 5000 थी। टोटल सेल कितने, इसमें टोटल सेल कितने थे, 25। तो टोटल जगह को टोटल सेल से मल्टीप्लाई कर दो। 5000 को हमने 5000 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो डिवाइड कर दिया, 5000 को 25 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या निकल गया, हमारा 200 निकल गया। ऐसे ही मैं तुम्हें एक होमवर्क दूं कि टोटल जगह 4000 है और सेल्स मेरे कितने हैं, 20, तो आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, क्या होगा आंसर। इसका आंसर बताओ, देन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आई थिंक यहाँ तक चैप्टर वाज सो इंटरेस्टिंग, राइट। और इस क्यूरियोसिटी को बनाने के लिए मैं अब और तुम्हें बोर नहीं करना चाहता, तो इस चैप्टर को अभी के लिए यहीं पे एंड करते हैं बेटा, है ना। सो आई होप कि हर किसी ने लेक्चर एंजॉय करा हो। अभी रात के काफी टाइम भी हो गया है, अभी 1 बज रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, है ना। आई होप हर किसी ने लेक्चर एंजॉय करा हो। ठीक है, यहाँ तक का इंटरेस्ट बनाए रखा हो, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल से, अगला पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट्स में मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू दैट। ठीक है, हर सुबह 11 बजे लेक्चर मेरा आता है, 11 बजे की टाइमिंग है, 11 बजे हम लेक्चर डालेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है रोज लेक्चर है, अभी आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट, बट आई होप कि हफ्ते में मैं 3 बार भी लेक्चर डाल दूं, हफ्ते में मैं 4 बार भी डाल दूं, हफ्ते में 5 बार भी डाल दूं। अभी रेगुलर करने का ट्राई है, तो फॉलो करते चलो। ठीक है, मेरे को या मेरे यूट्यूब चैनल को नहीं, जस्ट लेक्चर्स को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इन्हीं चीज़ों के साथ बाय बाय।